नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरआरबी के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है जो मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंदर आई है। इसके अंदर टोटल 1036 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें कई सारी पोस्ट शामिल हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, साइंटिफिक असिस्टेंट समेत कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 है। दोस्तों, आज मैं आपको केवल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी के अंदर जो 187 वैकेंसी आई हैं, इन्हीं के बारे में एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अलावा जो और भी बाकी वैकेंसीज आई हैं, उनके बारे में मैं किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, आज एकदम डिटेल में जानते हैं कि रेलवे के अंदर जो पीजीटी के लिए वैकेंसी आई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है और आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि पीजीटी में कितने सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी आई है। दोस्तों, यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि इसके अंदर पीजीटी कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस समेत टोटल 16 सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी आई है। दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट के अंदर केवल मेल लिखा हुआ है और कुछ सब्जेक्ट के अंदर केवल फीमेल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए केवल मेल या फीमेल कैंडिडेट्स की जरूरत है। तो जहां पर मेल लिखा हुआ है तो ऐसी जगह पर केवल मेल कैंडिडेट्स ही उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जहां फीमेल लिखा हुआ है वहां केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे, और जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहां मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट के नीचे केवल इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से फ्लुएंसी के साथ केवल इंग्लिश में पढ़ाते आना चाहिए, क्योंकि जब आपका रिटन एग्जाम हो जाता है उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, या मैं कहूँ इंटरव्यू होता है, और अगर आप ऐसे सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में ही होगा, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा। दोस्तों, अब ये वैकेंसी कई सारे रेलवे जोन के अंदर आई है, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर वगैरह वगैरह। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना रहेगा कि पीजीटी कॉमर्स के लिए किस जोन में वैकेंसी आई है और किस कैटेगरी में आई है, तो आप उस जोन में अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आरआरबी चेन्नई के अंदर आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए वैकेंसी तो है, लेकिन वो केवल जनरल कैटेगरी के अंदर आई है। इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी कैटेगरी के लिए किस जोन में वैकेंसी आई है, और फिर उसके बाद आप उस जोन से अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि पीजीटी कॉमर्स के लिए आरआरबी कोलकाता में जनरल कैटेगरी के साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी आई है। तो अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस जोन से अप्लाई कर दीजिए। अगर आप किसी ऐसे जोन से अप्लाई करते हैं जहां पर केवल जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप एप्लीकेशन तो भर पाएंगे, लेकिन आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा और आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, पीजीटी के लिए आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 48 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1977 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए, तो आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1974 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच है, तो आप एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1972 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए, तो आप SC ST कैटेगरी से पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 48 में 5 साल और ऐड कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप 53 साल की उम्र तक पीजीटी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसे ही बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप SC ST या फिर ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं
तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या फिर OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप PGT कॉमर्स से अप्लाई करते हैं तो कॉमर्स से आपकी मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अच्छी तरह से पढ़ाते आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप PGT से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ तो कंपलसरी है, यानी कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो डिजायरेबल है, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो ये अच्छी बात है और अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। इसके साथ ही आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से M.Com किया है तो आप PGT कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए ये तीनों कंडीशन सेम है, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट से आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। साथ में आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए और आपको दोनों ही मीडियम में यानी कि हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से फ्लुएंसी के साथ पढ़ाते आना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप PGT मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस है कि आपने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, जो कि NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से आपने मैथ्स में 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स कंप्लीट किया हो तो आप PGT मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको B.Ed की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही आपके पास दूसरी चॉइस है कि आपने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में आपकी B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए और इसके साथ ही आपको केवल इंग्लिश में शानदार तरीके से मैथ पढ़ाते आना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप PGT कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस हैं। पहली चॉइस है कि आपकी BE या B.Tech कंप्यूटर साइंस या IT से कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है तो B और C लेवल डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए जो DOEC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और साथ में आपको 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपके पास दूसरी चॉइस है कि आपकी कंप्यूटर साइंस से MSc कंप्लीट होनी चाहिए या फिर MCA होनी चाहिए और साथ में 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो आपके पास तीसरी चॉइस है कि आपकी कंप्यूटर साइंस या फिर IT से M.Tech कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बनते हैं तो आपके लिए B.Ed कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको B.Ed कंप्लीट करना होगा। इसी तरह से दोस्तों, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। इसके अलावा फिर भी आप किसी भी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब डायरेक्ट बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और दूसरी स्टेज में टीचिंग स्किल टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इन्हें थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन प्रोफेशनल एबिलिटी का होता है, यानी कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे होंगे तो पहला सेक्शन उसी सब्जेक्ट के साथ डील करेगा और ये पहला सेक्शन टोटल 50 नंबर का होगा और इसमें टोटल क्वेश्चंस भी 50 होंगे। इसी तरह से दूसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का होगा। इसमें टोटल क्वेश्चंस 15 होंगे और टोटल नंबर भी 15 ही होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन इस पूरे टेस्ट में 1 नंबर का होगा। तीसरा सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। इसमें टोटल नंबर 15 होंगे। चौथा सेक्शन मैथ का होगा। इसमें टोटल नंबर 10 होंगे। पांचवा और आखिरी सेक्शन जनरल साइंस का होगा और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे और टोटल नंबर भी 100 ही होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 1/3 की होगी और ये टेस्ट केवल 90 मिनट का होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग नंबर भी लाने रहते हैं इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। इसी तरह से बाकी और भी कैटेगरीज हैं और इनके लिए भी कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं।
जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और भी है। अगर आरआरबी को ऐसा लगता है कि सेकंड स्टेज पर फिर से एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाए तो फिर थर्ड स्टेज पर स्किल टेस्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन में आरआरबी के पास ये अधिकार है कि पहली स्टेज पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उसको केवल क्वालिफाइड टेस्ट की तरह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये पूरी तरह से आरआरबी डिसाइड करती है। और दूसरे स्टेज पर जो फिर से सीबीटी होगा उस बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद दूसरे स्टेज पर फाइनली टीचिंग स्किल टेस्ट होता है और ये टीचिंग स्किल टेस्ट टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोलॉजी और कंटेंट एक्सपर्टीज जैसी तमाम चीजों पर बेस्ड होता है। इसमें कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि वो कोई भी टॉपिक पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर कमेटी के सामने प्रेजेंट करे और किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देनी होगी ये कमेटी ऑन द स्पॉट डिसाइड करेगी। हालांकि आपको कुछ समय दिया जाएगा कि आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकें या फिर उस समय जो भी टीचिंग एड अवेलेबल होंगे आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। दोस्तों ये स्किल टेस्ट 150 नंबर का होता है, लेकिन फिर भी आपके टोटल मार्क्स में स्किल टेस्ट का वेटेज केवल 15% रहता है। इसके बाद दोस्तों फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो C2 स्टैंडर्ड का होता है। अगर आप मेडिकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फाइनल अपॉइंटमेंट से पहले एक आखिरी बार आपके सारे सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं और तब कहीं जाकर आपका अपॉइंटमेंट होता है। आइए दोस्तों थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होता है। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेडिकल C2 स्टैंडर्ड का होता है जिसमें जनरल फिटनेस आपकी चेक की जाती है और साथ में डिस्टेंस विजन और नियर विजन चेक किया जाता है, जिसमें डिस्टेंस विजन चश्मे के या बिना चश्मे के 6/12 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और नियर विजन विद और विदाउट ग्लासेस 0.6 का होना चाहिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों इसमें आपकी सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 47,600 रुपए से शुरू होगी। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।